सिविल सर्विस की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वह यूपीएससी की परीक्षा हो या स्टेट पीसीएस की, पॉलिटी के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। और इतने सारे पॉलिटी के सवाल अगर हमेशा पूछे जाते हैं तो उसकी तैयारी भी दुरुस्त करनी होगी। इसी के लिए हमने शुरू किया था आपके लिए पॉलिटी दिस वीक, और इसका फायदा बहुत सारे विद्यार्थियों को लगातार मिल रहा है। ऐसा उनका फीडबैक भी लगातार आते रहता है। अब हम करते क्या है इस प्रोग्राम में कि बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई जो भी खबरें थी और उन खबरों में पॉलिटी से जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक था उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जिससे कि आपकी हफ्ते भर की जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो कवर हो जाएं और आपकी तैयारी हो जाए पक्की। तो एक एक करके देखते हैं आज हम कि कौन कौन सी खबरें हैं जो पॉलिटी दिस वीक में जानना जरूरी है, यानी कि इस हफ्ते की खास खबर। कोई न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए, महाभियोग शब्द का इस्तेमाल न्यायाधीश के लिए नहीं होता है। यह एक प्रक्रिया के रूप में इस शब्द का इस्तेमाल बोलचाल की भाषा में होता है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति पर अविश्वास प्रस्ताव। फिर उसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव, कैबिनेट की मुहर इस पर लगी है 2 बिल के लिए। तो आखिर वह बिल क्या है? और उसके अलावा कि एक राष्ट्र एक चुनाव, हमने हालांकि इस पर पहले चर्चा की है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। और अपने आप में एक और महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल अधिनियम 1991 के एक मामले में एक बड़ी बात कह दी है। वो बात क्या है उसको जानते हुए एक बार इस अधिनियम को फिर से देख लेंगे, जिससे आपको ध्यान में आ जाए सब कुछ। अब सबसे पहले एक जरूरी सूचना क्या है कि दृष्टि आईएएस का जो मुखर्जी नगर की क्लासेस होती थी वह नोएडा सेक्टर 15 में होंगी, यानी कि यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा सेक्टर 15 होगा। और जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन सेंटर से तैयारी करना चाहते हैं, आगामी दृष्टि आईएएस का बैच प्रयागराज में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन के लिए 2 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। और उसके अलावा लखनऊ में भी जीएस फाउंडेशन का बैच 23 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो जो विद्यार्थी यहां जाके तैयारी करना चाहते हैं जा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, या फिर एक नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं 8750187501। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम खबर पे। न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया। न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया को एक बार समझ लीजिए। दरअसल अभी मामला यह हुआ कि प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला यह देखने को मिला कि वहां के एक जो जज थे उन्होंने एक दूसरे किसी कार्यक्रम में, यानी कि बाहर के जज न्यायालय परिसर के बाहर एक कार्यक्रम हो रहा था, वहां उन्होंने कुछ कह दिया और कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर के मीडिया में और अलग अलग जगहों पर चर्चा होने लगी। और उसके बाद विपक्ष के द्वारा यह चर्चा होने लगी कि इनके लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, यानी कि महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वैसी प्रक्रिया जो भी न्यायाधीश को निकालने की है उस प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। यानी कि अंतिम बात क्या है, न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की आखिर प्रक्रिया क्या है ये हमें समझना है। तो हाई कोर्ट से और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से, दोनों ही स्तर पर कैसे निकाला जाएगा इसको हम समझ लेते हैं क्या प्रक्रिया है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि संविधान में न्यायाधीश के लिए महाभियोग का आधार, यानी कि उनको उनके पद से हटाने का आधार क्या है, महाभियोग की तरह की एक प्रक्रिया है। इसी वजह से लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, अमूमन उल्लेख वैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब यहां पे सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) में है, सुप्रीम कोर्ट के मसले पर 2 आधार दिए हैं कि सिद्ध कदाचार हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा मिसबिहेवियर हो जो नहीं किया जाना चाहिए था, अगर वह सिद्ध हो जाए तो। और दूसरी बात अक्षमता, यदि कोई सक्षम ही ना हो कर पाने में, अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाने में। तो ये 2 आधार सुप्रीम कोर्ट के लिए 124(4) में मिलते हैं। लेकिन संविधान में 218 अनुच्छेद है जो हाई कोर्ट के लिए यह आधार बनाता है, जिसमें यह बात लिखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आधार हैं जजों के लिए, वही हाई कोर्ट के जजों के लिए 218 में रहेंगे। समझ गए बात को? अब यहां पे तो बात हो गई कि आधार के हैं। फिर उसके बाद प्रक्रिया की शुरुआत प्रस्ताव के माध्यम से होगी। तो प्रस्ताव कहीं से भी शुरू हो सकता है, लोकसभा से, राज्यसभा से, लेकिन यह सदन के माध्यम से ही तय होगी पूरी प्रक्रिया। तो अगर हम राज्यसभा में देखें तो राज्यसभा में प्रस्ताव के लिए चाहिए 50 लोग। 50 लोग यानी 50 सदस्य राज्यसभा के हस्ताक्षर करके याचिका दायर कर सकते हैं राज्यसभा के सभापति के सामने। और लोकसभा में अगर लोकसभा अध्यक्ष के सामने करना है तो 100 सदस्यों की संख्या होनी जरूरी है। अब याचिका को अगर मान लीजिए स्वीकार कर लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति के द्वारा,
तो एक जांच समिति के गठन होगा और जांच समिति के गठन में 3 सदस्य रहेंगे। एक पहले नंबर पर मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो सकता है। उसके अलावा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत में जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं किसी भी हाईकोर्ट के, उनमें से कोई एक, और उसके अलावा एक तीसरा कोई व्यक्ति होगा जो प्रतिष्ठित न्यायविद होगा या स्कॉलर होगा जिसको विधि के बारे में पर्याप्त जानकारी होगी। उसके बाद ये तीनों अगर मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें यह लगता है उन्हें कि हाँ अमुक जज को पद से हटाया जाना चाहिए, तो समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है जहां से भी, जैसे मान लीजिए अगर राज्यसभा में समिति का गठन हुआ, क्योंकि राज्यसभा में अगर स्वीकार की गई थी तो राज्यसभा में, लोकसभा में तो लोकसभा में, फिर वह एक मत डाला जाएगा और जो मत होगा वो बहुमत के आधार पर होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए राज्यसभा में शुरुआत हुई तो राज्यसभा में बहुमत चाहिए 2/3 से, फिर उसके बाद सेम वही चीज आगे बढ़ाई जाएगी लोकसभा में, तो वहां पे भी 2/3। अगर लोकसभा शुरू होता है तो बाद में राज्यसभा में 2/3। तो 2/3 और 50% दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही। ये कैसे हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि जो वोट पड़े हैं उनकी संख्या कुल सदस्यता के 50% से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात तय हो गई कि जो कुल सदस्य हैं, भले वोट देने नहीं आए लेकिन कुल सदस्यों का 50% से ज्यादा, और जो वोट देने आए थे उसमें 2/3 से ज्यादा। तब ये दोनों आधार जब तय हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तब होगा कि हाँ प्रस्ताव पारित हो गया। तो दोनों ही सदन में ऐसा करना पड़ेगा और उसके बाद फिर राष्ट्रपति आदेश देंगे और उसके बाद पूरी प्रक्रिया समाप्त। तो पहले प्रस्ताव आया, 50 सदस्य राज्यसभा, 100 सदस्य लोकसभा, फिर समर्थन जो मैंने आपको बताया संख्या, फिर जांच समिति, जांच समिति में 3 सदस्य होंगे, आपको बता दिया, या तो सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, या फिर हाई कोर्ट से कोई मुख्य न्यायाधीश, या फिर उसके अलावा तीसरे जो सदस्य होंगे वो होंगे कोई विधि के जानकार। और रिपोर्ट जब ये प्रस्तुत करेंगे तो उसी के बाद फिर बचाव करने का मौका भी दिया जाएगा, अपना पक्ष रखने का न्यायाधीश को मौका भी दिया जाएगा, और उसके बाद मतदान जो होगा विशेष बहुमत से यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके बाद राष्ट्रपति का आदेश होगा अगर पारित हो गया दोनों सदन में तो। चलिए अब उसके बाद उपराष्ट्रपति पर अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया, ये भी खबर चर्चा में है। इतिहास में पहली बार इस तरह का मसला दिखाई दे रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव उनके लिए लेकर आने की बात चल रही है। अभी आया नहीं है लेकिन हो सकता है आने वाले सत्र में इस पर चर्चा हो जाए। अभी चर्चा तो होने वाली नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन क्या है प्रक्रिया, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, तो हमें यह भी जानना होगा। राष्ट्रपति के बारे में हम जानते हैं, अब तो न्यायाधीश के बारे में आप जान गए, उपराष्ट्रपति के लिए क्या है? तो उपराष्ट्रपति के लिए थोड़ी सी अलग है। अब कैसे है? शुरुआत हम देखते हैं योग्यता से। योग्यता समझ लीजिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद ना हो, यानी लाभ का कोई पद नहीं है, और ये सारी चीजें हैं, तो उसके ये मतलब है कि उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उपराष्ट्रपति वो बन गए, हालांकि बनने के लिए भी चुनाव होगा, तो चुनाव जो होगा अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा? राज्यसभा के सदस्य होंगे जो निर्वाचित होंगे, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होंगे, और इसके अलावा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये 3 होते हैं, इन्हीं के माध्यम से मतदान होता है। अब मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति बन गए, अब उनके खिलाफ अब अविश्वास का प्रस्ताव आ गया है, तो अविश्वास के प्रस्ताव में देखिए क्या होगा। यहां पर अनुच्छेद 67 को जानना जरूरी है। अनुच्छेद 67 से हमें एक तो ये पता चलता है कि कार्यकाल कितना है और वो पद से कैसे दूर हो सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 67 में ये बात तो बता दी गई है कि अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष तक वह अपने उपराष्ट्रपति के पद पर रहेंगे, तय है। अब इसमें 67 का क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर दे सकता है और पद छोड़ सकता है। अभी अविश्वास प्रस्ताव की बात नहीं आई है। फिर 67 खा देखिए, 67 बी देखिए कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा जो राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो और जिससे लोकसभा सहमत हो, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तक प्रस्तावित नहीं किया। अब देखिए कुल मिला के ये कि जो है ना, हमें ये खा वाला खंड, इसको विस्तार से समझना है कि किस प्रकार से बहुमत होगा, कैसे प्रस्ताव दिया जाएगा, कितने दिन पहले दिया जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया है, क्या इसमें दांवपेच है, कुछ इसमें कमियां हैं कि नहीं है, वो सारी बातों को समझेंगे। और गा वाले में क्या है कि उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी अपने पद पर बने रह सकता है जब तक कि कोई उसका उत्तराधिकारी यानी उस पद के लिए किसी और का चुनाव नहीं हो जाए। तो हमें ये खा वाले सेक्शन को देखना है।
अब इस खा वाले सेक्शन को देखने के लिए हटाने की पूरी प्रक्रिया देखनी होगी। तो अनुच्छेद 67 खा, समझ गए, उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। फिर उसके बाद इसके लिए क्या लाना होगा, प्रस्ताव। और चूंकि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के लिए 50 सांसद जो होंगे राज्यसभा के, उनके समर्थन से ही यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव। और इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। ऐसा नहीं कि आज मन हुआ और आज ही प्रस्ताव लेके आ गए, 14 दिन पहले यह बात जाहिर करनी होगी। फिर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रक्रिया में यह बात याद रखिएगा कि वो राज्यसभा का उपसभापति, सभापति होता है राज्यसभा का, तो वह राज्यसभा से ही प्रक्रिया शुरू होगी। हमने न्यायाधीश के मामले में क्या देखा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामले में कि मामला लोकसभा से भी शुरू हो रहा है, राज्यसभा से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा से। तो अंतर समझिए। फिर उसके बाद देखिए, राज्यसभा और लोकसभा को शामिल करते हुए 2 चरणीय प्रक्रिया होगी। मतलब कि राज्यसभा के बाद मामला लोकसभा में भी जाएगा, लेकिन शुरुआत राज्यसभा से होगी। मतलब चरण तो 2 हैं ही इसमें। फिर उसके बाद देखिए, प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा सहमति मिलनी चाहिए। शुरू में क्या होगा कि राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से, देखिए हमें राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए और लोकसभा में बहुमत चाहिए, लेकिन लोकसभा के मामले में क्या कह दिया, सहमति। तो लोकसभा की सहमति कैसे निर्धारित होगी, यह समझिए बात को, कि एक तरफ कह रहा है कि राज्यसभा में बहुमत और लोकसभा में सहमति, तो सहमति तो तब तय होगी ना जब बहुमत उसमें भी मिलेगा, लेकिन दोनों के बहुमत में अंतर है, इसीलिए यहां पे सहमति शब्द का इस्तेमाल हुआ है लोकसभा के संदर्भ में। तो वो अंतर क्या है, इसको लेकर के चीजें क्लियर नहीं हो रही थी। बाद में BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी ने इस चीज को क्लियर किया है। और अब अगर इसको समझना है तो इसको आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि BR अम्बेडकर जी ने पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया कि देखिए, उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि राज्यसभा में 100 सीटें हैं, है तो हमारी 245, 100 मानिए उदाहरण के लिए। और मान लीजिए कि 100 में से अभी भरी हुई सीटें कितनी हैं, मतलब कि जो सीटें अभी किसी न किसी को मिल चुकी हैं, तो मान लीजिए वो 98 या 100 की 100 भी मिल गई हैं, तो 98 अगर मिली हैं तो इसका आधा कितना होता है, 49। 49 में 1 जोड़ देंगे तो 50। तो बहुमत का मतलब क्या हुआ राज्यसभा के संदर्भ में कि अगर 100 सीटें थी, 98 लोग के लिए अगर वो भरी हुई है, तो उसके आधार पर बहुमत के लिए 50 सीटें होंगी। अगर 100 के 100 भरी हैं, 100 सीटें हैं और 100 के 100 में कोई ना कोई विद्यमान है, तो उसके बाद हालांकि वोट देने हो सकता है कम लोग आए हो सकता है वोट देने वाले कम थे, 80 ही थे, 90 ही थे, लेकिन इसमें जो बहुमत चाहिए वो चाहिए 50। अगर 98 है तो 100 है तो 51, आधे से ज्यादा, ठीक है। लेकिन लोकसभा में सहमति की जो बात हुई थी, यहां पे मामला बदल जाएगा। यहां पे ये होगा, जैसे मान लीजिए लोकसभा में भी 100 है इत्तेफाक से, लेकिन जिस दिन वोट था उस दिन वोट देने आए सिर्फ 75 लोग, ठीक है। या मान लीजिए चलिए 75 नहीं, 80, और अच्छे से सावधान करते हैं, 80 लोग वोट देने आए तो 80 का आधा होता है 40, तो 40 प्लस 1 हो गया 41, मतलब 41 वोट भी मिल जाएंगे तो हम कह लेंगे कि हाँ लोकसभा की सहमति, जो वोट देने आए थे उसमें सहमति हो गई, उसके आधार पर बहुमत बन गया है। लेकिन राज्यसभा में क्या था, जो कुल सीट थी उसके आधार पर बहुमत देखा जा रहा था, तो दोनों में अंतर हो गया, बहुमत और सहमति का एक अंतर जो समझ में आ गया आपको। तो अब आप मोटी बात समझ गए। अब देखिए यहां पे एक बात जो मैंने आपको बताई कि राष्ट्रपति से तुलना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये बात समझ के रखिएगा कि राष्ट्रपति तो एक सर्वाधिक सबसे प्रमुख पद तो है ही, लेकिन उसको और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को एक जैसा नहीं रखा गया है। उपराष्ट्रपति के लिए जो प्रक्रिया रखी गई है वो कहा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्यसभा के सभापति को और लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया को एक जैसा रखने का प्रयास किया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए अनुच्छेद है 94, ये किसके लिए है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के लिए 67B है, जैसा कि आपने देख लिया। फिर उसके बाद कितने सांसदों का समर्थन है जरूरी, तो जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए राज्यसभा में 245 है और लोकसभा में 543 है, तो अब आप देख लीजिए शुरुआत तो राज्यसभा से होगी और फिर इसके आधे से ज्यादा चाहिए, फिर उसके बाद इसमें जितने लोग उपस्थित होंगे उसमें आधे से ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या पहले ऐसे कभी हुआ है, तो देखिए एक बार नोटिस दिया गया था लेकिन चीजें हुई नहीं, वो था राज्यसभा के उपसभापति के लिए।
राज्यसभा के सभापति के लिए, यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं हुआ। तो उपराष्ट्रपति सभापति है, यानी कि उसके लिए हुआ नहीं, इतिहास में पहली बार अभी हुआ। फिर उसके अलावा 1991 में 51 में जो स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। फिर 1966 में लाया गया, स्पीकर थे सरदार हुकुम सिंह, लेकिन ये भी लोकसभा से थे। फिर 87 में लोकसभा के बलराम जाखड़, तो ये सब लोकसभा के थे। लेकिन हम देखें तो राज्यसभा के सभापति या ये कहें कि उपराष्ट्रपति के लिए अभी तक कोई भी ऐसे प्रस्ताव लाने की बात नहीं चली। अभी चल रही है, लेकिन चीजें अभी तो नहीं दिखाई देती। हो सकता है अगले सत्र में चीजें देखने को मिले, इस पर और चर्चा हो। तो पूरी की पूरी कहानी क्या है, इस पूरी कहानी को इस तरह से समझिए कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है, अगर उसे उसके पद से हटाना है तो उसके लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो वह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत लाया जाएगा। और उसमें वह प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले की नोटिस देना होगा, जानकारी देनी होगी, और वह प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में शुरुआत में लाया जा सकता है। हालांकि बाद में दूसरे चरण में लोकसभा में वह प्रस्ताव जाएगा और राज्यसभा में बहुमत चाहिए, और उसके अलावा लोकसभा की बात करें तो वहां पर सहमति चाहिए। और साथ में जब दोनों ये चीजें हो जाएंगी, प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तभी वो अपने पद से हटेंगे। हालांकि राष्ट्रपति की तरह महाभियोग से तुलना नहीं होती है उपराष्ट्रपति को हटाने के मामले में, तुलना होती है लोकसभा अध्यक्ष के मामले में, क्योंकि एक तरफ ये राज्यसभा के सभापति हैं तो दूसरी तरफ लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जिनके लिए उनको निकालने का, उनके पद से हटाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 94 में है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन में आपको 2-3 बातें जानना जरूरी है। हमने पहले इस पर 2-3 बार बात की है, अगर आप सर्च करेंगे तो दृष्टि आइज के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी चर्चा में क्यों है, देखिए देश में चुनाव जब शुरुआत हुई 51-52 में चुनावों की, तो एक तरह से देखा जाए तो एक साथ ही चुनाव हो रहे थे। फिर कहीं कहीं पे सरकारें गिरी, आगे पीछे हो गए मामला, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कुछ रह नहीं गया। हम अमेरिका में देखें तो हर 2 साल में चुनाव वहां होता है। हर 2 साल में अगर वहां चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का 4 साल में होगा, लेकिन वो तारीख फिक्स है, इलेक्शन डे फिक्स है। ये हर 2 साल में वहां सदन का चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति के लिए हर चौथे साल में हो रहा है। तो अब जो चुनाव है आप देख सकते हैं, भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में चीजें चलती रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रशासन हमेशा व्यस्त है उसी में ही, चुनाव संपन्न कराने में। तो कुछ कैसे इस पे हम एक्शन ले, या हम किस आधार पर हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएं, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उस समिति का गठन हुआ था, और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी साल की शुरुआत में कुछ महीने पहले दी थी। और उसी के बाद फिर कैबिनेट ने हाल में मंजूरी दी है 2 विधेयकों को। विधेयक मतलब बिल, और ये बिल पास अगर हो जाएंगे, अभी तो आए नहीं हैं, जब भी आएंगे, जिस सेशन में आएंगे वहां से जब पास होंगे तो वो एक्ट बन जाएंगे। तो अब पहला जो है वह संविधान संशोधन बिल है। तो ये बिल जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन का मसला है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने के लिए होगा। और जो दूसरा वाला है वो आम विधेयक की तरह रहेगा। इसमें दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर में लोकसभा व अन्य राज्यों के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने से संबंधित रहेगा। तो ये 2 बिल हैं चर्चा में, एक्ट बनेंगे तो हम इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसको आप देख लीजिए। रामनाथ कोविंद समिति 2 सितंबर 2023 में बनी थी, जैसा मैं आपसे बताया था। अब इन्होंने 14 मार्च को इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट दे दी है, और रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी, और जानकारी के आधार पर उन्होंने बताया कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जा सकता है और उसके बाद चुनाव कराया जा सकता है। तो अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि अगला लोकसभा चुनाव कब होगा, 2029 तक होगा। अब उसके बाद हमने ये देखा कि क्या होंगे एक साथ चुनाव के फायदे। चुनाव पर होने वाले करोड़ों के जो खर्च हैं उसमें कमी आएगी। फिर उसके अलावा बार बार चुनाव कराने की जटिलता से मुक्ति मिलेगी। प्रशासन चुनाव की जगह विकास पर दे सकेगा ध्यान। बार बार आचार संहिता का जो असर पड़ता है सरकारी कामकाज में वो नहीं पड़ेगा। काले धन पर लगाम लगेगी। हालांकि इस पर यह भी बहुत पक्ष ये भी देखने को मिलते हैं। कहा जा रहा है कि काले धन का और ज्यादा उपयोग हो सकता है इस प्रकार के चुनाव में। खर्च की सीमा पकड़ में हो सकता है ना आए, इतने सारे चुनाव हों। तो बहुत सारी कमियां इसमें भी निकाली जा रही हैं अभी। लेकिन अब आने वाला जो बिल है उस बिल के आधार पर देखना होगा कि क्या क्या, जब वो बिल आएगा, सामने आएगा, जब वो कानून के रूप में दिखेगा हमें, तो हम देखेंगे वहां पे कौन कौन से पॉइंट हैं जिस पे जो चिंता व्यक्त की जा रही थी कितने उसमें कवर हुए हैं। तो कितने दलों का समर्थन था, ये बात भी उस दौरान थी जब रिपोर्ट आई। तो कई दलों ने इस पर समर्थन दिया था और इसी वजह से देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि बिल जो है मंजूरी मिल चुकी है। तो देश भर में 2 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव जो दिया गया है वो तो आप समझ गए हैं।
दो चरण, देखिए कहने को तो वन नेशन वन इलेक्शन है, लेकिन चुनाव दो चरण में होंगे। पहले चरण में क्या होगा, लोकसभा और विधानसभा के हो जाएंगे, और दूसरा चरण 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकाय के यानी कि नगर पालिका या पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। ये पूरी व्यवस्था करने की बात कही गई है। अब इसके लिए कानून जो है पास कराना होगा संसद में, जब तक होगा नहीं तब तक वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला नहीं है। और ये आसान भी नहीं है। देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है, संसद में पहले बिल पास कराना होगा जो संविधान संशोधन वाला है, फिर संसद के विशेष बहुमत यानी कि सदन की कुल सदस्यता के 50% से ज्यादा और सदन में मौजूद वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो शुरू में याद करिए बताया था अभी ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी जारी जरूरी होगा। आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमोदन विधानसभा से मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही ये लागू हो पाएगा, ठीक है। ये पूरा मसला समझ गए, आगे की राह आप समझ सकते हैं। कि जो चीजें हैं कुछ और भी हैं, हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन मुख्य बात आपने देख ली है। आराधना स्थल अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट, इसको देख लीजिए। इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी एक टिप्पणी दी है और उसने कहा है कि आराधना स्थल अधिनियम जो 1991 है उसको लेकर के कोई नया मामला अभी दर्ज नहीं किया जाएगा। जो मामला अभी चल रहा है उस पर जब तक सुनवाई होगी तब तक कोई नया मामला दर्ज नहीं होगा, सुनवाई पूरी होने तक। तो अब कोई नया मामला दर्ज नहीं होगा, लेकिन फिर से आराधना स्थल अधिनियम चर्चा में आ गया। आपने कई बार देखा है, इसी तरह से चीजें बार बार चर्चा में आती हैं तो देखना पड़ जाता है। तो चर्चा में आने की वजह क्या थी कि कोई नया मुकदमा अभी दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। अधिनियम का उद्देश्य क्या है, जो उपासना स्थल है उनकी धार्मिक स्थिति, जो उनका चरित्र है वो सुरक्षित रखा जा सके, जो था उसको बनाए रखा जा सके। फिर इसमें हम देखते हैं क्यों, लक्ष्य क्या है कि जो सांप्रदायिक तनाव ना हो। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 3 है, धारा 3 है, अनुच्छेद नहीं। धारा 3 क्या कहती है कि पूर्णतः या आंशिक रूप से दूसरे संप्रदाय धार्मिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित करने पर इस पर रोक लगाई गई है। थोड़ा सा भी परिवर्तन इसके नेचर पर हम नहीं कर सकते, जो भी ढांचा है। फिर उसके बाद धारा 4(1) यह अनिवार्य करता है कि जो धार्मिक पहचान है 15 अगस्त 1947 की स्थिति के बाद से परिवर्तित नहीं होगी। मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति तक उसकी जो पहचान थी उसको फिर आगे तक कायम रखना होगा। बाद में अब उसमें भारत की आजादी के बाद मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि हम ये देखते हैं कि एक हमें बात मिलती है, बात ये मिलती है अपवाद। अपवाद में धारा 5 यह कहता है कि अयोध्या विवाद जो हम देखें तो उसमें हमने देखा कि अधिनियम से छूट दी गई है, इसी वजह से उस पर यह पूरा का पूरा मामला दिखाई दिया। उसके अलावा कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर उल्लंघन करता है इस अधिनियम का तो उसे कठोर दंड मिल सकता है, 3 वर्ष तक की सजा और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि एक बात कही थी 2022 में कि किसी भी स्थल की जांच तो हो सकती है लेकिन उसके चरित्र में बदलाव नहीं किया जाएगा। यह देखा जा सकता है कि आखिर उसका पिछला इतिहास क्या था, लेकिन फिर भी उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये जितने मुद्दे थे, आप इसमें कुछ सवाल भी देख सकते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो एक एक सवाल है, आप इनका जवाब दीजिएगा। मैं सवाल पूछता हूं। सवाल नंबर 1 है, आप कमेंट करके बताइएगा सवाल नंबर 1 का जवाब क्या है। उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के अनुसार किस तारीख से किसी उपासना स्थल के चरित्र को यथावत माना जाएगा? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं? क्या है इसका सही जवाब? कमेंट करके बताइएगा पहला सवाल का जवाब। फिर उसके बाद दूसरे सवाल पे आते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित समिति कौन सी है? रामनाथ कोविंद समिति, केलकर समिति, तेंदुलकर समिति या भगवती समिति? यह है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 का जवाब क्या है ये बताइएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3। ये तो सवाल आपने देख लिया, ये तो सेम सवाल है। चलिए, तो 2 ही सवाल आपके सामने आए हैं, तो अभी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ और सवाल भी आपसे पूछें। तो चलिए, आप मुझे ये बताइए कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, चलिए वन नेशन नहीं, हम पूछ लेते हैं जज से संबंधित, ठीक है। तो जो जज होंगे उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो जांच समिति है उस समिति में कितने सदस्य होंगे ये आपको बताना है। उसके अलावा आपको हमें यह भी बताना है कि उस समिति में कौन लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो जजों को हटाने की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 3, 5, 7 या 9? इस सवाल का जवाब, ये सवाल नंबर 3 है। जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।